मुद्दा में मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध फिलहाल खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कहा है कि यूक्रेन के साथ किसी भी तरह की वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकला है और ऐसे में युद्ध का लंबे चलने की आशंका भी जताई जा रही है। रूस के साथ जारी जंग के बीच यूक्रेन ने विपक्षी नेता विक्टर मेदवेदेचुक को हिरासत में लेने का दावा किया है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीयू ने कुछ तस्वीरें भी जारी की है जिसमें मेदवेदेचुक हथकड़ी पहने नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी मेदवेदेचुक के पकड़े जाने की बात कही है। मेदवेदेचुक को रूस समर्थक नेता माना जाता है। दरअसल उन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का करीबी भी बताया जाता है। विक्टर मेदवेदेचुक को पिछले साल देशद्रोह के आरोप में नजरबंद कर दिया गया था। मेदवेदेचुक इसी साल फरवरी के आखिर में भाग गए थे और अब उन्हें यूक्रेन ने फिर से हिरासत में लेने का दावा किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मेदवेदेचुक की रिहाई के बदले यूक्रेनी नागरिकों और सैनिकों को छोड़ने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि उन्होंने मेदवेदेचुक को हिरासत में लिए जाने की तस्वीर देखी है। हालांकि उन्होंने उसके हिरासत में लिए जाने की पुष्टि नहीं की है। उनका कहना है कि कई सारी फर्जी खबरें भी चल रही है, इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि इस तस्वीर में कितनी सच्चाई है। रूस के हमले के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी नेतृत्व वाला नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो फिर सक्रिय हो गया है। ब्रसेल्स में नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों ने यूक्रेन की मदद के लिए बैठक की है। माना जा रहा है कि बूचा में रूसी नरसंहार के बाद यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए अपने हथियारों की आपूर्ति तेज करेगा। उधर अमेरिका और भारत के विदेश और रक्षा मंत्रियों के साथ हुई बैठक में रूस को लेकर दोनों देशों के बीच असहमति दिखाई दी। साथ ही रूस से तेल खरीदने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत की आलोचना का भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया। अमेरिका के दौरे पर पहुंचे जयशंकर ने कहा कि भारत रूस से जितना तेल एक महीने में खरीदता है उतना यूरोपीय देश एक दिन के दोपहर तक में खरीद लेते हैं। इससे पहले बाइडेन ने कहा था कि रूस से तेल खरीद को बढ़ाना भारत के हित में नहीं है। फिलहाल यूक्रेन में रूस के हमले पर भारत के तटस्थ रुख पर अमेरिका समेत उसके सहयोगी देश भारत की नाक भी फुलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। जर्मनी तो इस कदर फूला हुआ है कि अब वह भारत को G7 की बैठक में नहीं बुलाने पर विचार कर रहा है। ये बैठक जून में बावरिया में होनी है और इस बैठक में जर्मनी, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया को बतौर गेस्ट बुला रहा है, लेकिन भारत को बुलाने पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है। जर्मनी सरकार के प्रवक्ता स्टीफन हेफस्ट्रेट ने कहा है कि जैसे ही सरकार मेहमान देशों की सूची तैयार कर लेगी तो उसे सार्वजनिक किया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से बाहर करने को लेकर हुई वोटिंग से अनुपस्थित रहा था। भारत समेत कुल 50 देश वोटिंग से अनुपस्थित रहे थे। भारत रूस से बड़ी संख्या में हथियार खरीदता है, ऐसे में उसे अपना हित भी देखना होता है। सवाल ये उठता है कि क्या भारत जब पश्चिम देशों या अमेरिका की शर्त मानेगा तभी उसे G7 में शामिल होने की इजाजत मिलेगी। हर देश अपने हित के हिसाब से विदेश नीति तय करते हैं। भारत भी यूक्रेन युद्ध पर एक नीति तय करके चल रहा है। रही बात रूस की आलोचना की, तो भारत हमेशा से ही इस युद्ध को रोकने और बातचीत का आह्वान कई बार कर चुका है। गौर करने वाली बात यह है कि G7 देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन शामिल है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। दीपक वोरा जी इस वक्त हमारे साथ है, एक्स डिप्लोमेट। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी है, सामरिक मामलों की जानकार है, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत दीपक जी आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि लगातार रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है वो लगातार जारी है। सर क्या वजह है अभी तक आप मानते हैं, और क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में या आने वाले कुछ घंटों में इस समस्या का समाधान निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है क्या? आभारी हूँ आपका, आपने मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर
बातचीत करने का, आपसे सीखने का, और जो श्रीवास्तव साहब हैं जिनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है उनकी भी बात सुनने का। आपने मुद्दा उठाया है यूक्रेन का, क्या कोई समस्या का समाधान जल्दी आने वाला है? एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन समाधान चाहता है इसका? नेटो वाले कह रहे हैं कि हम हथियार बेचेंगे तो उनके चाचा जी पैसे देंगे इसके, कोई ना कोई तो पैसे देगा इसका। एक उनका ऑब्जेक्टिव है कि रूस को कमजोर किया जाए, वो उससे बड़ी और कोई चीज नहीं है। इतने यूक्रेनियन मर जाएं अगर ये समस्या ना उठती और कहीं यूक्रेन में भूकंप आता या कुछ और होता और 5-10 लाख मर जाते, अमेरिकी कहते हाय हाय चलो चाय पीने चलते हैं। लेकिन क्योंकि रूस यहाँ पर इन्वॉल्व है तो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, जो रॉ नर्व जिस पे हाथ रखा है। अब ये जो आपने जिक्र दोबारा किया है कि जर्मनी, अभी मैं सुन रहा था आपकी रिपोर्ट में, हमें नहीं बुलाना चाहता। ये लोग मैं क्या कह सकता हूँ, इतना ही कहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय खेल में ये लोग बच्चे हैं। अगर आप मुझसे नाराज हो जाते हैं कि आपका दुश्मन मेरा दुश्मन नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगा आप जाके चाणक्य को दोबारा पढ़िए। उसने कहा था कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, लेकिन ये नहीं कहा था कि मेरे दोस्त का दुश्मन जबरदस्ती मेरा दुश्मन होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अब मैं यह सवाल श्रीवास्तव साहब से पूछता हूँ, सर ये जो बाइडेन साहब जो हैं, वो तो जेलेंस्की है, मैं इसको बाइडेंस्की कहता हूँ। अगर जब इन्होंने मोदी साहब से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर आप तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे तो इसका हमारा जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा। यानी यूक्रेन का जंग जो है अब वो सारी भारत की गलती है। हम थोड़ा सा तेल 10 बैरल रूस से खरीदते हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है। अच्छा, मिसाल के तौर पे कल को हम बंद कर देते हैं। श्रीवास्तव साहब कल संयुक्त राष्ट्र संघ में कहते हैं कि श्री पुतिन आपको स्की बना देता हूँ, पुतिन साहब बदमाश है, चोर है, डाकू है, गुंडा है, कह दिया हमने। क्या होगा इससे? महामारी मारी जाएगी, ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी तेज हो जाएगी, यूक्रेन बच जाएगा, चीन अपने बाज आ जाएगा, क्लाइमेट चेंज वापस आ जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा और तेल की बढ़ती हुई और खाद्य पदार्थों की बढ़ती हुई कीमतें कम हो जाएंगी। ये कौन लोग हैं जो ये बताते हैं वो 80 साल के वानाबी रैम्बो को कि ये सब कहने से पूरी दुनिया बदल जाएगी? फिर ये कहता है ये जो रैम्बो साहब हैं हमारे प्रधानमंत्री को कि आपकी छवि, अंतर्राष्ट्रीय छवि बढ़ेगी नहीं अगर आपने रूस को कंडेम नहीं किया। अरे वाह, आप कब से स्पोक्समैन बन गए पूरी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी? ये हक आपको किसने दिया है? फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ साल पहले विकीलीक्स ने कुछ दस्तावेज पब्लिश किए थे, शायद आपने उनका नाम सुना होगा। उसमें बताया गया था कि किस प्रकार में जो अमेरिकी राजदूत हैं विभिन्न देशों में, वो उस देश की पॉलिसी और नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं। तो मैं कहीं पे आपका राजदूत था, अमेरिकी राजदूत मेरे पास आए, बोले बड़े भाई नाराज मत होना, जो हमारे दूतावास दिल्ली ने आपके प्रधानमंत्री, आपकी लीडरशिप और आपकी नीतियों के बारे में लिखा है वो पब्लिश हो गया, आप नाराज मत होइए। मैंने कहा सर मैं नाराज नहीं होऊंगा, मैं तो बड़ा खुश हूं कि हम आपके बारे में जो कहते हैं वो अभी तक किसी ने नहीं छापा, आप पाक बबूला हो जाते वो पढ़ के। अब जो आप सोचते हैं कि सारी दुनिया आपसे मोहब्बत करती है, ये दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, वो दुनिया बदल चुकी है। तो आज मैं इतना कहना चाहता हूं, मुझे नहीं लगता, और मैं अगर ये सच कड़वा है तो मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान होने वाला है। मीडिया को देखा जाए पश्चिमी को तो रूस तो खत्म हो गया, उसके 5 करोड़ सैनिक मारे गए, 5 करोड़ अब उसके पास है भी मुझे मालूम नहीं है। हर रोज 50,000 मारे जाते हैं और एक दूसरे जेलेंस्की साहब हैं, वो अपने डोले ऐसे दिखाकर कहते हैं हाँ मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सारी दुनिया को भाषण देते फिरते हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति क्या है वो मालूम नहीं है। जब जंग होता है सबसे पहले मौत होती है सच्चाई की, और आपका चैनल सच्चाई हमारे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मुबारक देता हूं। जी जी जी, शुक्रिया सर, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन संजीव जी, जिस नाटो का जिक्र अभी दीपक जी ने किया था, क्या वाकई इत्तेफाक रखते हैं आप दीपक जी की बातों से? क्योंकि सही बात तो यही है कि क्या वाकई कोई समाधान चाहता है क्या इस युद्ध का? क्योंकि जो हालात हम देख रहे हैं, भारत तो बार बार ये कहता है कि जी शांति से ही इस मसले का हल निकल सकता है, लेकिन क्या वो दो देश जो लड़ रहे हैं आपस में वो चाहते हैं कि शांति से समस्या का समाधान निकाला जा सके? और नाटो की अगर हम बात करें, क्योंकि ब्रसेल्स में नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों ने यूक्रेन की मदद के लिए बैठक की है, माना यह भी जा रहा है कि बूचा में रूसी नरसंहार के बाद यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए अपने हथियारों की आपूर्ति तेज करेगा।
तो क्या ये युद्ध विराम की तरफ हम जा रहे हैं क्या, या फिर या फिर ये जो हालात है ये बताते हैं कि अभी तो और ज्यादा तबाही का मंजर देखना बाकी है? संजीव जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। जी अभी आ रही है आवाज? जी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले तो एम्बेसडर वोरा सर से के साथ बैठना और उनसे सीखने का बहुत अवसर मिलता है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और उन्होंने जो अभी रिमार्क्स दिए वो बहुत ही इंसाइटफुल रिमार्क्स हैं और मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ एम्बेसडर वोरा से। उन्होंने कहा कि ये जो युद्ध है ये जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। मैं बिल्कुल इसको देख रहा हूँ कि ये समाप्त होने वाला नहीं है। देखिए नेहा जी, देखें तो ये यूक्रेन का जो संकट है ये विश्व की महाशक्तियों के वर्चस्व की प्रतिनिधित्व है। यूक्रेन तो एक मात्र होता है, एक अखाड़ा बन गया है, बहाना बन गया है। इसी तरीके के कई ऐसे मोहरे हैं जो कि अभी सामने दिखाई दे रहे हैं। ताइवान भी एक मोहरा हो सकता है, जॉर्जिया, मोल्डोवा, लाटविया, एस्टोनिया जैसे राष्ट्र के ऊपर भी जो है इस तरीके के आ सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है और वही दूसरी तरफ अगर अमेरिका की बात करें तो अपनी जो हेजिमनी है, अपना उसका इंफ्लुएंस है, उसको डिफेंड कर रहा है। अमेरिका के ऊपर भी जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, जैसे अमेरिका अपने रिश्तों को दिखाएगा। आने वाले समय में अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा यूक्रेन को और अधिक मदद करने की पूरी संभावना है और लगातार जो अमेरिका की बढ़ेगी। यूक्रेन तो एक अखाड़ा है, एक मोहरा है कि महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है और उसका जो है एक बड़ा जो खामियाजा है वहाँ के आम लोगों को पता है। जो निर्दोष लोग हैं जो बड़ी संख्या में मारे गए हैं, हजारों लाखों लोग पलायित हुए हैं। इंटरनली माइग्रेशन जो हुआ है, एक्सटर्नल माइग्रेशन जो पोलैंड में हुआ है। बिल्कुल। और अगर नाटो की तरफ से हथियार सप्लाई की जा रही है तो शायद ये कहने से गुरेज नहीं करना चाहिए कि ये आग में घी वाला काम कहीं ना कहीं उनकी तरफ से किया जा रहा है। दीपक जी, आपका सीधा मैं रुक कर लेती हूँ क्योंकि अभी खबर ये भी है कि G7 की जो मेहमानों की सूची बनी है उसमें भारत का नाम नहीं है। लेकिन क्या सवाल यही है अब कि क्या भारत अब पश्चिम देशों या फिर अमेरिका की शर्त मानेगा तभी उसे G7 में शामिल होने की इजाजत मिलेगी क्या? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मुझे लगता है कि जो जर्मनी के इस समय नेता हैं जो कुछ ये कह रहे हैं, ये शायद जब ठंडे दिमाग से सोचेंगे ये बदलेंगे अपना इरादा। क्योंकि आज जब विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है परचेजिंग पावर पैरिटी की तरफ और पांचवी है नॉमिनल टर्म्स में, उसको आप अलग नहीं रख सकते। भारत के बिना G7 का कोई महत्व नहीं है। सात दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक इकोनॉमीज, उसमें आप तीसरे नंबर वाली को नहीं रख रहे हैं तो ये मुझे समझ नहीं आता। मैम, इसमें एक चीज जो है मैं देख रहा हूँ, आपने अभी जिक्र किया था कि घी डाल रहे हैं आग के ऊपर। अमेरिका तो घी बनाता नहीं है लेकिन तेल जरूर बनाता है, तो ये तेल जरूर उसका प्रयोग कर रहे हैं जिसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका आज भी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शक्ति माना जाता है, कुछ लोग ये कहते हैं, लेकिन वो कभी भूल नहीं पाया है उसकी जो अप्रोच है माई वे और द हाईवे। आपको याद होगा 2001 में जब पाकिस्तान तालिबान का समर्थन कर रहा था तो अमेरिकी ऑफिशियल वहां पहुंच गए थे, बोले कि अगर उन तालिबान का साथ नहीं छोड़ोगे तो हम बॉम्ब मार मार के आपको स्टोन एज में भेज देंगे। तीन चीजें हैं अमेरिका के बारे में जो हमेशा मैं देखता हूं। मैं तो इस देश में रहा हूं, बहुत प्यार करता हूं वहां के लोगों से। सबसे पहली, वो नंबर 2 नहीं होना चाहते। अगर आप कभी अमेरिका का इंटरनेशनल कोड, टेलीफोन कोड भी देखें, वो भी नंबर 1 है। दूसरा, चोट सहने की, दर्द सहने की उनकी क्षमता बहुत नीची है। और तीसरा, वो ये मानते हैं कि जो उनका सिस्टम है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है। अब 2001 की दुनिया ये नहीं है, ये 2022 की है। बहुत सारी नई अलाइनमेंट्स हो रही हैं, बहुत सारे नए देश उभर रहे हैं। अब जो है नई हकीकत इनको स्वीकार करनी है। भारत को नहीं बुलाना चाहते G7 में, अब मैं तो नहीं रहूंगा, लेकिन आज से 10, 15, 20, 25 साल बाद वही लोग कहेंगे, जर्मनी के जो विशेषज्ञ हैं, कि आपने बहुत गलती की थी, आप भारत के ऊपर जो प्रेशर डाल रहे थे, भारत ने डट के उसका सामना किया। वही मानेंगे कि उनकी गलती हुई है। तो ये आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। अभी वो बाइडेंस्की साहब ने बोला था कि UN सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप में हम भारत की
सीट के लिए उसका सपोर्ट करेंगे, ये मैं 50 साल से सुन रहा हूँ। फिर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भी हम समर्थन करेंगे। अरे आपका चाचा जो वहां बैठा है ना, उसका नाम चाइना है, 2 घंटे के लिए तो बाइडेन की साहब ने पिंग पोंग की साहब से बात की और पिंग पोंग ने उसको सिर्फ गाली दी। ये कुछ नहीं होने वाला, ये दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। फाइनली मैम, जो हमने इस बार साबित कर दिया है, हम दोस्ती चाहते हैं, हम किसी की गुलामी नहीं चाहते। अगर अमेरिका ये समझ जाए, दुनिया हमारी बहुत आसान और अच्छी हो जाएगी। जी ठीक है संजीव जी, क्योंकि हर देश अपने हित के हिसाब से ही विदेश नीति तय करता है और भारत भी यूक्रेन युद्ध पर एक नीति तय करके उसी पे चलने का काम कर रहा है। रही बात रूस की, तो आलोचना की तो यहाँ पर जगह है ही सर। रूस का तो साथ भारत हमेशा से ही देता रहा है, लेकिन अमेरिका को अगर ये लग भी रहा है कि जी भारत जो है वो पूरी तरह से समर्थन करता हुआ दिखाई दे रहा है रूस का, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस बार जो बैठक हुई अमेरिका और भारत के साथ, जो वर्चुअली बैठक हुई है, उसके अंदर कहीं ना कहीं जो जवाब एस जयशंकर की तरफ से दिया गया कि देखिए भले ही आप को ये लग रहा हो कि हम जो है वो पेट्रोल ज्यादा वहां से खरीद रहे हैं, तेल ज्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन जितना हम महीने में खरीदते हैं उतना आप दोपहर तक खरीद लेते हैं। तो ये जो जवाब दिया गया भारत की तरफ से, ये बताता है कि देखिए दबाव में भारत आने वाला नहीं है किसी भी सूरत में। अब ये वो भारत नहीं है जिसका जिक्र अभी दीपक साहब कर रहे थे कि पहले वाला भारत नहीं है, 1962 वाला भारत नहीं है। अब ये भारत नया भारत है और इस नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। जी देखिए, ये बिल्कुल भारत की विदेश रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर निर्धारित है, जिसमें कि हम अपने राष्ट्र हितों को सर्वोपरि रखते हैं और वैश्विक हितों का ध्यान में रखते हैं। वर्तमान में यूक्रेन का जो संकट चल रहा है, भारत ने हमेशा समस्या का समाधान सिर्फ नेगोशिएटिंग के माध्यम से हो सकता है। और भारत ने न तो रशिया का पक्ष लिया, न तो अमेरिका का पक्ष लिया है, न तो किसी के पक्ष में भारत नहीं है। भारत वैश्विक हितों के पक्ष में है, भारत विश्व शांति के पक्ष में है। भारत ने इस बात बहुत स्पष्ट किया है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक एक्सटेंशन के बाद भारत ने एक एक्सप्लेनेटरी नोट जारी किया। पर उस नोट को विश्व समुदाय को, विशेष ऐसे राष्ट्र जो भारत को स्टैंड की आपत्ति है, उनको ये एक्सप्लेनेटरी नोट में करना चाहिए, जिसमें कि भारत ने बहुत स्पष्ट किया था कि यदि हिंसा का रास्ता अपनाया गया है, डिप्लोमैटिक पाथ छोड़ा गया है, तो ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। किसी राष्ट्र की संप्रभुता, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उसकी अपनी विदेश नीति से निर्धारित करने का उसको जो सॉवरेन राइट है, उसका सम्मान होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान होना चाहिए। ह्यूमन राइट चार्टर के आधार पर पूरा विश्व व्यवस्था एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर स्थापित किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उसके ऊपर खतरा पैदा नहीं करना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और भारत ने कहा था कि ये समस्या सिर्फ बातचीत के माध्यम से हो सकती है। जहां तक भारत की ऑयल को खरीदने की या रूबल के माध्यम से रशिया की बात है, देखिए यूरोपियन कंट्रीज ने ही अभी तक अपने जो ऑयल के जो इनपुट्स को रशिया से खत्म नहीं किया है, वो लगातार जारी है। 40% जो यूरोप है वो रशिया गैस के लिए निर्भर करता था और अभी भी वो निर्भरता है। 25% ऑयल की निर्भरता है, वो भी बड़ी थी और उसमें भी अभी ये निर्भरता बनी हुई है। जब यूरोप ही उसको नहीं बैन कर रहा है, तो भारत को किस मुंह से ये अधिकार लगता है कि भारत ऐसा करे? यूरोप के लोग, यूरोप के जो राष्ट्र हैं, वो अपने हितों के आधार पर अभी भी रशिया से बिल्कुल सभी देश अपने हितों के आधार पर आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले अपना हित साधते हैं और भारत भी उसी नीति पर आगे बढ़ रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।